हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में वाइटल साइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वाइटल साइन कितने होते हैं? साइंस में हम लोग 4 चीज़ों का रूटीनली एग्जामिन करते हैं, ठीक है। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पल्स, तीसरा है रेस्पिरेशन रेट और चौथा है हमारा टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया और चौथा है बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं पल्स के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो पल्स क्या है? पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट करता है, तो वही पल्स है। पल्स कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी पल्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होता है? तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के चलते पल्स क्रिएट होता है, यानी ब्लड पंप करता है, वेव क्रिएट होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ द रीज़न ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो पल्स रेट किसके द्वारा रेगुलेट होगा, यानी कौन इसको रेगुलेट करता है? तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमारा क्या है? तो ये है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि पल्स को रेगुलेट करता है, पल्स रेट को, ठीक है। अब ये बहुत ही वैल्यूएबल डाटा है, यानी इससे क्या होता है कि बहुत ही, अगर किसी पर्सन के बारे में जानना है तो हम लोग उसका पल्स रेट देख के बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी कभी कभी देखते हैं कि कोई इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम लोग उसका पल्स रेट चेक करते हैं कि ज़िंदा है कि नहीं है, या फिर कोई सीवियर कंडीशन तो नहीं है। नेक के पास कैरोटिड आर्टरी होती है, उससे चेक करते हैं। हाथ में जो रेडियल आर्टरी है वहाँ से कलाई से चेक करते हैं, ठीक है। रिस्ट फिर हमारा हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है? तो वही है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होता है कि वेव ऑफ ब्लड क्रिएट होगा, ब्लड पंप करेगा, तो उससे हमारा क्या होता है कि हार्ट बीट होता है, यानी ब्लड पंप करेगा तो पल्स रेट क्रिएट होगा, ठीक है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होता है कि ब्लड का वेव क्रिएट होगा और जिसके चलते पल्स प्रोड्यूस होता है, पल्स होता है, ठीक है। पल्स रेट यही है। अब हमारा आता है कि कौन कौन से कॉमन साइट हैं हमारे बॉडी में जिससे हम लोगों की पल्स के बारे में पता चलता है, यानी हम लोग पल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा कैरोटिड, फर्स्ट है कैरोटिड। तो कैरोटिड आर्टरी नेक के पास होती है, ठीक है। ये सबसे कॉमन साइट है पल्स लेने के लिए, ठीक है। फिर है 2 फिंगर या 2 या 3, मतलब 3 हम लोग यहाँ पे फिंगर लगाएंगे अपने नेक के पास साइड में, और यहाँ पे हम लोग वेन का पता करते हैं, आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, उसको चेक करेंगे, ठीक है। और सेकंड वन है क्या कि हमारा जो ईयर है उसके बगल में यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी होती है जिससे हम लोग पल्स ले सकते हैं। थर्ड वन है क्या है हमारा? थर्ड एपिकल है। एपिकल आर्टरी कहाँ होती है? हमारे रिब्स के पास होती है। अगर हम लोग 4 साल से कम के हैं, अगर हम लोग का 4 से कम हो रहा है तो हम लोग क्या फिफ्थ रिब के नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ, तो वहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 4 या 6 के बीच में हैं, एपिकल पल्स एट एज 4 to 6, यानी 4 से 6 साल के हैं हम लोग, तो ये हमारा कहाँ रहेगा? 6th रिब्स के नीचे रहेगा। और अगर हम लोग एडल्ट हैं तो वो स्टर्नम के पास रहेगा। देखिए यहाँ स्टर्नम के पास दिख रहा है ना, ये स्टर्नम है, ये जो है हमारा स्टर्नम है, ठीक, स्टर्नम के पास रहेगा। इस तरह से क्या है कि एपिकल रिब्स के पास रहती है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ब्रैकियल आर्टरी अगर हम लोग देखें तो ब्रैकियल आर्टरी सबसे कॉमन साइट है बीपी लेने के लिए। बीपी कफ हम लोग यहीं बांधते हैं और फिर हम लोग बीपी लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो क्या है? ब्रैकियल आर्टरी है, ठीक है। और क्या है अब हमारा रेडियल आर्टरी को देखें तो रेडियल आर्टरी क्या होता है कि रेडियल आर्टरी हमारा, देखिए ये थंब से होकर निकलती है। हमारे हाथ में क्या होता है कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना बोन है ना, तो रेडियल आर्टरी भी रेडियल बोन के पास से निकलती है, ठीक है। तो ये रेडियल आर्टरी को हम लोग 4 फिंगर्स से हम लोग यहाँ फील कर सकते हैं पल्स को। फिर हमारा फीमोरल आ गया, तो जो फीमोरल है वो थाई के पास होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? पॉप्लिटियल आर्टरी जो होता है उसको हम लोग दोनों हैंड का यूज करके वहाँ पे पल्स को फील करते हैं, यानी ये नी के पास होता है, ठीक है। नी के पास है, नी के पास जो आर्टरी है पीछे के तरफ, थाई के पीछे नीचे वाले, जो देखिए नीचे वाले पोर्शन में यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारा कि यहाँ से हम लोग पॉप्लिटियल आर्टरी को अगर हम लोग टच करें ऐसे पता चल सकता है पल्स के बारे में, ठीक है, पल्स चल रहा है कि नहीं। तो ये है 7वां साइट। और जो 8वां है वो है हमारा कौन सा? पोस्टीरियर टिबियल।
यानी यहाँ से पोस्टीरियर टिबियल निकलती है और जस्ट इसके यहाँ बगल से कौन सा निकलेगा, इसके आगे है डोर्सल पेडिस नामक आर्टरी। तो डोर्सल पेडिस यहाँ से निकलती है और जो पॉप्लिटियल टिबियल इससे पहले जो था पोस्टीरियर टिबियल वो हमारा जस्ट इसके बगल से निकलता है। अब हमारा क्या है, देखिए ये 9 साइड्स हैं जहाँ से हम लोग पल्स को ले सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी नेक के पास, टेम्पोरल होता है ईयर के पास, एपिकल होते हैं रिब्स के पास, ठीक है, और ब्रैकियल होता है यहाँ हाथ के पास जहाँ से बीपी नॉर्मली हम लोग लेते हैं। रेडियल आर्टरी हमारे थंब के पास होता है, फीमोरल थाई के पास होगा, पॉप्लिटियल नी के नीचे होगा, और फिर डोर्सल पेडिस देखिए यहाँ से निकल रहा है, पोस्टीरियर टिबियल जस्ट डोर्सल पेडिस के पीछे से निकलता है, ठीक है। तो ये 9 साइड्स हैं जहाँ से हम लोग पल्स ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन यहाँ पे कौन सा है, सबसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ब्रैकियल आर्टरी है, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी से ही हम लोग बीपी लेते हैं, यहाँ पे बीपी कफ बांध के, और कैरोटिड आर्टरी नॉर्मली चेक करते हैं हम लोग अगर किसी का पल्स चेक करना है तो। फिर है हमारा पल्स रेंज, यानी पल्स का नॉर्मल रेंज कितना है, कि अगर जानना है कि वो इंसान सही है, उसका मतलब बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही है, तो उसका पल्स कितना होना चाहिए। तो ये तो वेरी करता है, बच्चों में दूसरा रहेगा, एडल्ट में दूसरा रहेगा, ओल्ड एज जो हो गया है ओल्ड एज वालों में दूसरा होगा। जो एडल्ट है उसमें कहाँ नॉर्मल रेंज कितना है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 से 100 होना चाहिए, तब उसका नॉर्मल पल्स रेट होगा, ठीक है। अब हमारा टैकीकार्डिया आता है जिसमें 100 बीट से ज़्यादा होता है, तब वो कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट बीट रहता है ये, यानी हार्ट रेट जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। 100 से ज़्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया, और 60 से कम जब हो जाता है तो वो ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन आती है। बाउंडिंग क्या है, तो बाउंडिंग में क्या होता है कि स्ट्रॉन्गफुल फोर्स पल्स है, यानी यहाँ पे बहुत ही फोर्सली ब्लड फ्लो करेगा, और अगर हम लोग पल्स को फील करना चाहें तो बहुत ही फास्टली वहाँ पे मतलब बहुत ही फास्ट वहाँ पे पल्स फील होता है। फिर होता है थ्रेडी और वीक, यानी यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्टी, ये फील करना बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्टी मतलब क्या, डिफ़िकल्ट टू पैल्पेट अ पल्स ऑफ डिमिनाइंस स्ट्रेंथ, यानी कोई भी इंसान मान के चलो उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, या फिर उसका मतलब कोई इंजरी हो गई है या मरने वाली कंडीशन में है, अगर कोई प्रॉब्लम ही है तो किसी किसी का पल्स फील नहीं होता है, तो वही है थ्रेडी और वीक वाला कंडीशन। अब्सेंट मीन्स उसका कोई पैल्पेट हो ही नहीं रहा है, उसका जो पल्स है वो पैल्पेट ही नहीं कर रहा है पूरी तरह से। जैसे कोई मर जाता है तो उसका तो पल्स फील नहीं होगा, वो तो पूरी तरह से रुक गया है। इरेगुलर क्या होता है कि व्हेन इंटरवल वेरीज बिटवीन पल्स, यानी एक मतलब इंटरवल वेरी करता है, कभी पल्स फील हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, ऐसे इरेगुलर वे में। फिर है बाईजेमिनल पल्स और रेगुलर इरेगुलर पल्स अकरिंग विद प्री मैच्योर बीट्स, यानी क्या होता है कि रेगुलर इरेगुलर, यहाँ पे कभी रेगुलर हो जाएगा कभी इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब पूरी मैच्योरली नहीं की, एकदम नॉर्मली आप लोग को बार बार पल्स फील ही होगा वहाँ पे अच्छे से एकदम कॉन्स्टेंट वे में, ठीक है। डाइक्रोटिक क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पहला पल्स जो है दूसरे पल्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, यानी पहले पल्स को हम लोग फील किए तो जब दूसरा फील करेंगे तो वो उससे कमज़ोर होगा, वीकर होगा, ठीक है। और स्प्लिट और डबल पल्स बीट, द सेकंड बीइंग वीकर देन फर्स्ट, वही है कि सेकंड वाला जो होगा वो फर्स्ट से वीकर होगा, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पल्स रेट के बारे में बताया था। पल्स रेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इसमें बता देती हूँ और रेस्पिरेशन टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो पल्स रेट में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है कि टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या होते हैं। तो टैकीकार्डिया क्या होता है कि अगर हमारा जो 100 से ऊपर, यानी 100 से ऊपर अगर हमारा हो गया पल्स रेट, तो वो हमारा टैकीकार्डिया का सिचुएशन क्रिएट करता है। और ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है तो 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है, 60 बीट पर मिनट अगर है, ठीक है, उससे कम हो या फिर उतना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्रेडिकार्डिया के ये में लाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पल्स रेट में, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो, और ब्रेडिकार्डिया अगर 60 से कम हुआ तो, ठीक है। और पल्स को मेज़र करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन करती हूँ क्या होता है।
तो रेस्पिरेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यू में, यानी जितने भी हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उन सभी टिश्यूज़ में क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है, और क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज़ एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। लंग्स जो है, हमारा जो फेफड़ा जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पे तो गैसियस एक्सचेंज होते हैं। लंग्स का पार्ट है अल्वियोली, अल्वियोली में ही गैसियस एक्सचेंज होते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि उसको सिंपल भाषा में समझें तो हम लोग जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं वह उसी की प्रक्रिया है। ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट और मोर फॉर्मली द नंबर ऑफ मूवमेंट्स इंडिकेटिव ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पर यूनिट क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 1 मिनट में हम लोग कितने बार सांस लेते हैं, यानी एक्सपायर और इंस्पायर। सांस लेना इंस्पायर और एक्सपायर होता है सांस छोड़ना, यानी 1 मिनट में कितने बार हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है, कितने टाइप्स के हैं। रेस्पिरेशन क्या है जान गए, अब कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कितने, मतलब इसमें कौन कौन से प्रोसेसेज हैं। तो 2 प्रोसेस इंक्लूड हैं, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को एक्सपीरेशन भी बोलते हैं या फिर इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आगे क्या है कि देखिए, अगर हम लोग इंस्पायर यानी सांस लेते हैं तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, यानी ये जो है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड करता है, यानी अपवर्ड। चेस्ट जो है, जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ होंगे, अपवर्ड होंगे, और हमारा जो मसल्स होता है अंदर में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्रागम देखिए, जो ये नीचे डायफ्राम है ऐसे, वो क्या होता है कि इस टाइम में नीचे आ जाता है, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाएगा, और क्योंकि मसल्स देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डायफ्राम को नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे आता है, और थोरेसिक कैविटी यानी जो हमारा रिब केज है वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सपायर यानी सांस छोड़ते हैं तो थोरेसिक कैविटी जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला जाता है, अंदर की तरफ आ रहा है, और इसमें देखिए बाहर की तरफ जा रहा है। और जो हमारा ये है डायफ्राम है वो क्या करता है कि रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, देखिए मसल ऊपर है इधर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन को समझें। इंस्पिरेशन क्या है कि वो सांस लेने की प्रक्रिया है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सपीरेशन बोलते हैं। एक्सपीरेशन में क्या होता है कि उस टाइम हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, CO2 निकालते हैं, रिलीज करते हैं CO2 को। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेस्पिरेशन का, तो इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन रेट है, डेप्थ है, रिदम है, ये तीनों इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेस्पिरेशन रेट क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो ये है कि 1 मिनट में कोई पर्सन कितना ब्रीथ कर रहा है, यानी कितने बार सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, ठीक है। और डेप्थ क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे चेस्ट का मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। यानी डेप्थ का मतलब है कि सांस लिए तो कितना हमारा जो चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट है वो ऊपर उठ रहा है, कितना अपवर्ड मूवमेंट कैसा हो रहा है उसका। तो चेस्ट का मूवमेंट ही डेप्थ है, ठीक है। डेप्थ का पता कैसे चलेगा, चेस्ट के मूवमेंट से चलेगा। सांस लेंगे तो चेस्ट का जो मूवमेंट है वो ऊपर हो रहा है, ज़्यादा फैल रहा है हमारा थोरेसिक कैविटी, या फिर कम फैल रहा है, ऐसे, ठीक है। रिदम में क्या होता है कि इट इंडिकेट द इक्वल इंटरवल बिटवीन 2 रेस्पिरेशन। रिदम में क्या होता है कि हम लोग देखिए सांस लिए, सांस छोड़े, फिर सांस लिए, फिर सांस छोड़े, तो ये इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए, ठीक है। यही इसका रिदम है। 2 रेस्पिरेशन के बीच का कैसा रिदम है, कैसे इंटरवल पे वो हो रहा है, तो वही उसका रिदम हुआ, ठीक है। सांस लेना, छोड़ना, फिर सांस लेना। अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर 10 मिनट बाद लिए, तो वैसा तो वो इक्वल इंटरवल में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है रिदम। तो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखिए रेस्पिरेशन रेट, डेप्थ एंड रिदम। फिर है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये क्या है हमारा कि ऑटोनॉमिक है, एफर्टलेस एंड रेगुलर है, यानी हम लोग कंटिन्यू दिन भर सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, मतलब इसमें कोई हमारा दम या फिर कोई हमारा एनर्जी ज़्यादा नहीं लगता है। मतलब हम लोग खूब ये तो नहीं ना करते, जैसे खाना खा रहे हैं तो हम लोग खूब एकदम एनर्जी लगाना है, फिर कोई काम कर रहे हैं तो खूब एनर्जी लगाना है, वैसा नहीं है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये अपना एफर्टलेस है, मतलब अपने आप हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है। और नॉर्मल रेंज कितना है, यानी रेस्पिरेशन का भी रेंज होगा, जैसे पल्स रेट था उसका भी नॉर्मल रेंज
रेंज था, टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज था, वैसे हमारे रेस्पिरेशन का भी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो वो कहीं कहीं किसी बुक में दिया रहेगा 14 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट और कहीं कहीं दिया रहता है 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट। तो इसे देख के टेंशन नहीं लेना है, ना ही कुछ ज़्यादा सोचना है। नॉर्मली अगर अच्छे बुक में देखें, अच्छे पब्लिकेशन में, और तो उसमें 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट दिया रहेगा, ठीक है। हाउ टू टेक रेस्पिरेटरी रेट, यानी हम लोग रेस्पिरेटरी रेट यानी कैसे पता करेंगे। अगर हम लोग को पता करना है कि हम लोग रेस्पिरेशन रेट किसी का जानना है तो वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि पेशेंट का जो आर्म है, यानी उसका जो हाथ है, देखिए यहाँ फ़ोटो में दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए इसके दोनों हाथ हैं, ठीक है, ये दोनों हाथ है इसका, उसको उसके एब्डोमेन पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए ये कैसे रखा है, वैसे उसके हाथ पर रख कर फिर हम लोग को उसका कितने बार सांस ले रहा है, सांस लेगा तो ऊपर उठेगा एब्डोमेन, सांस छोड़ेगा तो नीचे होगा। तो ऐसे ही हम लोग को काउंट कर लेना है कि 1 मिनट में वो कितने बार सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो ऐसे पता चल जाएगा। रेस्पिरेटरी साइकिल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके एब्डोमेन पर, जो उसका हाथ रखवाए हैं तो उसके हाथ पर हम लोग अपना हाथ रख के, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि कुछ टर्म्स हैं रेस्पिरेशन में, जैसे उसमें टर्म्स थे ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये सब, ठीक है, डाइक्रोटिक, वो सब उसमें कुछ कंडीशन थे पल्स रेट में। वैसे ही हमारे रेस्पिरेशन में भी कुछ टर्म हैं। पहला है टैकीपीनिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टैकीपीनिया कितने से कितने अगर में मतलब रहेगा तो टैकीपीनिया का कंडीशन आएगा। तो क्या होता है कि इसमें रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी 24 ब्रीथ पर मिनट, यानी 24 ब्रीथ पर मिनट जब होगा या उससे ज़्यादा होगा तो वो हमारा टैकीपीनिया का सिचुएशन होगा, कंडीशन होगा, ठीक है। ब्रेडीपीनिया में क्या होता है कि इसमें 10 ब्रीथ पर मिनट से अगर कम हुआ, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, तो इसमें क्या होता है कि वो ब्रेडीपीनिया का टर्म यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। जब रेस्पिरेशन रेट 10 से कम हो जाएगा तो ब्रेडीपीनिया, और 24 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा टैकीपीनिया। अब एपनिया मीन्स क्या होता है कि पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, यानी हमारा रेस्पिरेशन का जो साइकिल है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और हाइपरपीनिया में क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है उसका डेप्थ बढ़ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या थे, एक था रेट, एक था रिदम, एक था हमारा डेप्थ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन रेट, डेप्थ और रिदम, तो ये जो डेप्थ है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, कितनी गहराई से हमारा जो वो चेस्ट जो है वो ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, हमारा थोरेसिक कैविटी जो है, जो थोरैक्स रिब्स हैं वो एक्सपेंड हो रहा है, मीन्स अपवर्ड कितना आगे जा रहा है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सीना फूलता है ना, चेस्ट का फूलना, तो वही है ये हाइपरपीनिया। जब बहुत ही लंबी सांस लेते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो डेप्थ है रेस्पिरेशन का वो बढ़ जाता है। फिर है कि 2 तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, 2 तरह के यहाँ पे होते हैं ब्रीदिंग में भी। जैसे वो 2 प्रोसेस थे, एक्सपीरेशन और जो इंस्पिरेशन थे, वो दोनों क्या है, प्रोसेसेज हैं, सांस लेनी और सांस छोड़ना, ठीक है, सांस लिए और सांस छोड़े, तो वो दोनों प्रोसेस है। और ये क्या है, ये इसके टाइप है, यानी कोस्टल, जिसको थोरेसिक कहा है, ठीक है, और दूसरा है डायफ्रामेटिक है, ठीक है। डायफ्रामेटिक में क्या होता है कि एब्डोमिनल रीजन से हम लोग पता करते हैं, एब्डोमेन हमारा हो गया और एक हो गया थोरेक्स, ठीक है। तो पहला है कोस्टल यानी थोरेसिक और दूसरा है डायफ्रामेटिक है, ठीक है, जिसको एब्डोमिनल कहेंगे। तो पहले में क्या करते हैं कि चेस्ट के मूवमेंट से पता करते हैं, जो कि एडल्ट में कोस्टल कोस्टल यानी जो थोरेसिक वे है वो हम लोग किस में अपनाते हैं, वो एडल्ट्स में, एडल्ट्स के चेस्ट पे हाथ रखेंगे और फिर उससे हम लोग उसका रेस्पिरेशन रेट जान सकते हैं। और डायफ्रामेटिक में क्या है हमारा कि ये क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। तो हम लोग ये सब बच्चों में करते हैं, बच्चों के देखते हैं हम लोग स्टमक पे, मतलब एब्डोमेन एरिया जो है, पेट पे हाथ रखते हैं और फिर पता करते हैं उसका रेस्पिरेशन रेट। और जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, उनके यहाँ पे चेस्ट पे रखते हैं, सीना पे, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले, जिसमें हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, तो सीमा है, SEMA, सीमा। S से हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, E से एक्सरसाइज हो जाएगा, M से मेडिकेशंस हो जाएंगे और जो A है उससे एज हो जाएगा। यानी जैसे जैसे एज बढ़ता है, यानी हम लोग बच्चे से जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारा लंग का कैपेसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है,
ठीक है। लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है वो कम हो जाता है। हम लोग ऐसे भी देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो लंग का कैपेसिटी होता है वो कम होता है, इसीलिए हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मेडिकेशंस यानी नशीले चीज़ों का हम लोग सेवन किए हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है और डेप्थ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डर जाते हैं, फिर बहुत टेंशन होता है, उस टाइम देखते हैं हम लोग का बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। और जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ के आते हैं, रनिंग किए, जॉगिंग किए या फिर कुछ स्किपिंग कर लिए, तो ये सबसे क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होने लगता है, इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ कंटेंट हैं, जैसे इसमें एल्टीट्यूड आ गए, यानी हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? ताकि वो ऑक्सीजन जो टिश्यूज़ में हमारे ऑक्सीजन का ज़रूरत बढ़ जाता है ना, तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई कर सके ताकि सारे टिश्यूज़ में, ठीक है। अब जेंडर, मेन जो यहाँ पे आदमी होते हैं, ठीक है, यही बात बताएं कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का क्या होता है कि लंग का कैपेसिटी जो होता है वो कम होता है, इसीलिए जो रेस्पिरेशन का रेट है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। देखिए दिया है, मैन में हैव अ लोअर रेस्पिरेशन रेट देन वीमेन, ठीक है, बिकॉज मैन नॉर्मली हैव अ लार्जर लंग कैपेसिटी देन वीमेन। क्या होता है कि लंग का कैपेसिटी पुरुषों के पास ज़्यादा होता है, ठीक है, तो लंग का कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो लोग का रेस्पिरेशन रेट कम होगा, ठीक है। जस्ट उल्टा है, अगर लंग का कैपेसिटी ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन रेट कम है। फीवर इंक्रीजेज रेस्पिरेशन रेट, यानी हम लोग को जब बुखार होता है तो हम लोग बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम लोगों को असेसमेंट करना है, यानी पता करना है किसी का रेस्पिरेशन रेट, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट को पहले बोलते हैं, यानी जो पेशेंट है, फिर जो भी जिसको जानना है रेस्पिरेशन रेट, उसको एक नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से बैठा देंगे, रेस्ट करवाएंगे, ठीक है, रेस्ट मतलब उसको आराम से बैठा देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, बैठा देंगे या फिर सुला देंगे तो अच्छे से हम लोग पता कर पाएंगे उसके एब्डोमेन या चेस्ट पर हाथ रख कर, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि एसेस करेंगे, मतलब उसके मूवमेंट देखेंगे, चेस्ट का मूवमेंट और उसके एब्डोमेन यानी स्टमक का मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेट, रिदम और डेप्थ का पता कर सकते हैं। अब रेस्पिरेशन रेट के कुछ नॉर्मल रेंज हैं, ठीक है, बच्चों में दूसरा है, फिर जो थोड़ा बड़े होते हैं उनमें दूसरा है, और मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। तो जो न्यू बॉर्न है, यानी जो एकदम फ़िलहाल में ही जन्म लिए छोटे बच्चे हैं, वो क्या, उनका जो एवरेज होगा वो कितना है, 30 to 80 है, ठीक है। जो अर्ली चाइल्डहुड हैं उनमें 20 to 40 है। जो लेट चाइल्डहुड हैं, जो थोड़े बड़े हो गए हैं, वो हैं 15 to 25। और जो एडल्टहुड मेल है, यानी मेल हैं जो एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनमें 14 to 18 रहेगा। और जो फीमेल हैं, देखिए फीमेल का रेस्पिरेशन रेट कैसे है, 16 to 20 है, यानी फीमेल का लंग कैपेसिटी कम होता है और उनका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेल के तुलना में देखिए फीमेल का ज़्यादा है ना, 16 to 20 है, और मेल का देखिए तो 14 to 18 है। तो मेल का लंग का कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनका रेस्पिरेशन रेट महिलाओं की तुलना में कम है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। इस तरह से मैंने रेस्पिरेशन के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। और नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि नॉर्मल सभी लोगों को पता होनी चाहिए। हमारे बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में, जैसे में बीपी, पल्स रेट, या फिर हमारा रेस्पिरेशन रेट, फिर हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब कुछ नॉर्मल टर्म है जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जिसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको जानने के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसे वाइटल साइन कहते हैं, ठीक है। तो वाइटल साइन में क्या क्या होता है कि ये क्या है कि इट इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हमारा बीपी आ गया, पल्स रेट आ गया, फिर रेस्पिरेशन रेट आ गया, फिर हमारा आ जाता है टेम्परेचर। तो ये सब कुछ नॉर्मल टर्म है जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है क्या।
तो टेम्परेचर जो है उसके बारे में मैं बताऊं तो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। जो पल्स है वो हमारा 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी कितना होना चाहिए, तो 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट होना चाहिए। और जो हमारा बीपी है उसमें सिस्टोलिक यानी 120/80, सिस्टोलिक जो होना चाहिए 120 होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है वो हमारा 80 होना चाहिए, 120/80 mmHg, ठीक है। तो ये सब कुछ नॉर्मल टर्म है। जैसे मैं कोई भी पूछ दे कि आपका बीपी कितना है, तो हाइपर कंडीशन में होगा, हाइपर टेंशन वाले कंडीशन में है, इसका मतलब उसका बीपी हाई है। और हाइपोटेंशन अगर होता है तो उसका बीपी बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब टर्म है जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं टेम्परेचर के बारे में बता देती हूँ टेम्परेचर क्या होता है। तो इसमें एक और टर्म छूट रहा है, सॉरी, वो है वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन को हम लोग कार्डिनल साइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्डियल का फिजियोलॉजिकल स्टेटस बताता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ कार्डियल, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, इसे वाइटल साइन भी कहते हैं, कार्डिनल साइन भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को वाइटल साइन कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कभी भी वाइटल साइन लेते हैं तो उसमें बीपी को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेटस का एक पार्ट है। अब हम लोग टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं, इट इज़ द डिग्री, ये क्या है, डिग्री है द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी, यानी हमारा जो बॉडी जितने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ठीक है, उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट रिड्यूस्ड एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ये क्या करता है, बैलेंस करता है, कुछ हम लोग हीट को लॉस करते हैं, कुछ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम अपने बॉडी में हीट को प्रोड्यूस किए तो उसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और हीट को लॉस कर दिए तो उसे थर्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर नापते किससे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर आता है। थर्मोमीटर एक ये है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये डिवाइस है जिससे हम लोग नापते हैं। अब क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को हम लोग 2 प्रकार से नापते हैं, ठीक है, 2 प्रकार उसका है, मतलब बॉडी टेम्परेचर का 2 काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर आर देयर। फर्स्ट है कोर टेम्परेचर, जिसमें क्या कहते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर, यानी हमारा जो इंटरनल फिजियोलॉजी है, इंटरनल जो पार्ट है उसको इंडिकेट करता है, ये इंटरनल फिजियोलॉजी को इंडिकेट करता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नॉर्मल अगर हम देखें अपना कोर टेम्परेचर तो वो है 37.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस हमारा कोर टेम्परेचर होगा, और इसे हम लोग थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा, पहला टाइप हो गया टेम्परेचर का क्या, तो वो है सरफेस टेम्परेचर, सॉरी कोर टेम्परेचर, और दूसरा जो है वो है सरफेस टेम्परेचर, यानी कि सरफेस, हमारा जो आउटर सरफेस है बॉडी का, उसका टेम्परेचर ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है। कभी हम लोग देखते हैं हमारा बॉडी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, तो वो सब क्या है कि सरफेस टेम्परेचर है। ये हमारे आउटर, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कैसा मतलब टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, उसके अनुसार हमारा सरफेस टेम्परेचर भी चेंज होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट सेल्स, एंड इट राइजेज एंड फॉल्स इन रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट में कैसा, जैसे बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम है तो ठंडा रहेगा हमारा बॉडी, गर्मी का मौसम है यानी एकदम गर्मी गर्मी लगेगा हम लोग को, उस टाइम अलग टेम्परेचर रहेगा। तो ये हमारे इंटरनल फिजियोलॉजी को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर 2 प्रकार का होता है, कोर टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और सरफेस टेम्परेचर मौसम के अनुसार बदलता है। अब कुछ फैक्टर हैं जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर में हम लोग एक ये ट्रिक से याद करते हैं, जो है ट्रिक हीसा, HEESA। हीसा में H से हार्मोन्स हो गया, E से एक्सरसाइज हो गया, और जो एक और ही है उससे इन्वायरमेंट हो जाएगा, S से स्ट्रेस हो जाएगा, और A से एज हो जाएगा, यानी कि हीसा, HEESA। अब क्या होता है, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर एक डिवाइस है, लेकिन ये भी अलग अलग वेराइटीज़ में आते हैं। पहला है ग्लास थर्मामीटर, जिसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। तीसरा है डिस्पोजेबल थर्मामीटर, एंड फोर्थ वन है टिम्पेनिक थर्मामीटर, ठीक है।
क्या है यहाँ पे कि हम लोग जो देख रहे हैं कि पहला है ग्लास थर्मोमीटर। तो ग्लास थर्मोमीटर में क्या है कि ये ग्लास का बना होता है, मरकरी ग्लास का होता है, ठीक है। मरकरी ग्लास थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर। यानी कि क्या माउथ से भी हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं, ओरली, रेक्टल हो गया जेनाइटल एरिया, फिर हो गया एक्सिलरी यानी हमारे जो बाजू है वहाँ पे भी हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। ग्लास थर्मोमीटर से लगभग 2 से 8 मिनट में ही एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है, यानी हम लोग को अपना बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाएगा 2 से 8 मिनट में। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। तो ये भी नॉर्मल वैसे ही है कि ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, यही टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, ये तीनों चीज़ याद कर लीजिए। यही तीनों का हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए अलग अलग तरह का थर्मामीटर यूज में ला रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है वो 2 मिनट से लेकर 30 सेकंड तक हमारा जो है एक्यूरेट रीडिंग दे देगा, यानी कि टेम्परेचर बता देगा। फिर है डिस्पोजेबल थर्मामीटर, यानी कि एक केमिकल थर्मामीटर है। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि जितने स्पेसिफिक टेम्परेचर वहाँ पे फिक्स है, कितना टेम्परेचर आएगा, उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग दोबारा यूज में नहीं ला सकते हैं, यानी कि वो डिस्पोजेबल है, उसको फेंकना पड़ेगा। ये कितना है कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग को टेम्परेचर बता देता है, रीडिंग बता देता है, जो कि 1 मिनट है, ठीक है। 60 सेकेंड में ये हम लोगों को रिजल्ट दे देगा। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, केमिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं इसे। चौथा है हमारा टिम्पेनिक थर्मोमीटर। टिम्पेनिक मीन्स का ईयर से कनेक्टेड है ये। तो इसमें क्या होता है कि ईयर का टेम्परेचर, यानी हमारे कान का टेम्परेचर जानना है हम लोगों को, तो क्या होता है कि टिम्पेनिक थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना टिम्पेनिक थर्मोमीटर, यहाँ पे कान में लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये है टिम्पेनिक थर्मोमीटर। अब क्या है हमारा कि टिम्पेनिक थर्मोमीटर जो है वो 2 से 3 सेकंड में एक्यूरेट रीडिंग दे देता है। उसके बाद क्या है कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, ठीक है, एडल्ट में कितना होना चाहिए, ओरली कितना होना चाहिए, एक्सिलरी कितना होना चाहिए, रेक्टल कितना होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो रेक्टल में शो होता है और सबसे कम जो है वो एक्सिलरी में शो होता है, ये याद रखिएगा। देखिए तो ओरली, यदि हम लोग कान से टिम्पेनिक या फिर ओरली अगर हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं तो उसमें सेल्सियस में लें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लें तो 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर रेक्टल देखें तो 37.6 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 99.6 डिग्री सेल्सियस। तो 37.6 और 99.6। अब हमारे एक्सिलरी में देखें तो उसमें क्या है कि 36.5 और 97.6 हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है एक्सिलरी का है और ये रेक्टल का हुआ और ये है हमारा ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इसी का है ना, अगर रेक्टल का देखें तो सबसे ज़्यादा रेक्टल का है और सबसे कम जो है हमारा वो तो हमारा ये का है, एक्सिलरी का है, ठीक है। तो एक्सिलरी सबसे कम हुआ 36.5 और फ़ारेनहाइट में देखें तो 97.6 और रेक्टल सबसे ज़्यादा है 37.6 डिग्री सेल्सियस और 99.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर हम लोगों को क्या करना है कि सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, फ़ारेनहाइट में जानना है फ़ारेनहाइट में कितना है, तो एक फार्मूला है यहाँ पे फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो 9.9/5 इंटू क्या होता है कि सेल्सियस में जितना दिया है यानी 15 डिग्री सेल्सियस है तो 9/5 इंटू 15, ठीक है, प्लस 32। तो इससे हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम लोग का फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 5/9 इन ब्रैकेट में क्या है F-32, इतना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टेम्परेचर में ही देखेंगे फ़ीवर का कंडीशन, यानी कि अगर फ़ीवर रहता है किसी भी पर्सन को तो उसे बोलते हैं फेवराइल। और बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल से ज़्यादा चला जाए तो उसे हम लोग हाइपरथर्मिया कहते हैं या फिर फ़ीवर बोलते हैं। फ़ीवर भी 4-5 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला है लो ग्रेड फ़ीवर जिसमें 37.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और 38.2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और हाई ग्रेड फ़ीवर में 38.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए
और हाइपर पायरेक्सिया के सिचुएशन में क्या होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। और जो इंटरमिटेंट फीवर है इसमें क्या आता है कि अल्टरनेट फेब्राइल एपिसोड्स विद पीरियड्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, यानी एक बार क्या हुआ कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया और एक ही बार एकदम तेज़ फीवर हो गया, तो उसी को कहा है इंटरमिटेंट, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इरेगुलर रहेगा, यानी एक बार बहुत ज़्यादा तो एक बार एकदम नॉर्मल। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूअसली आपको फीवर रहेगा, यानी दिन रात आपको फीवर है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा, नॉर्मल कभी नहीं हो रहा है। लेकिन इंटरमिटेंट और इसमें यही फ़र्क है कि इंटरमिटेंट फीवर में एक बार नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है और एक ही बार अचानक से फीवर आ जाता है। जैसे टाइफाइड में होता है, हम लोग देखते हैं एक ही बार नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया, एकदम ठीक हो गया, और एक ही बार रात में टाइमली जो है रात दिन जब भी टाइमली एकदम तेज़ फीवर आ जाता है। और रेमिटेंट में क्या होता है कि कंटिन्यूअस एकदम हम लोग को दिन रात रेगुलरली फीवर रहेगा, लेकिन कभी थोड़ा कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं होगा पूरी तरह से ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में। अगर किसी इसमें प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेस्पिरेशन रेट के बारे में डिस्कशन किया था और आज का टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस मेथड से उसे मेज़र करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे मेज़र करने के लिए, और उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेजल वाल्स। वेजल वाल्स को हम लोग आर्ट्रियल वाल भी बोलते हैं, विच इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg, यानी कि हमारे आर्ट्रियल वाल, ठीक है, हमारे ये बॉडी में आर्टरी और वेन होते हैं, तो आर्टरी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो हमारे वाल के अगेंस्ट करता है। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे वाल के अगेंस्ट में, आर्ट्रियल वाल के अगेंस्ट में, तो वही होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेजल वाल्स, यानी जो फोर्स जो है हमारे वाल के अगेंस्ट में है, ठीक है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब हमारा ये इसका जो यूनिट है वो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हमारा है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स इंक्लूड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स, यानी सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, यानी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें एक है लेफ़्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कैसे होगा जब हमारा जो वेंट्रिकल है लेफ़्ट वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो एक मतलब मैक्सिमम प्रेशर उस टाइम एक्सर्ट होता है आर्ट्रियल वाल पे। ठीक है, और जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो वेंट्रिकल है लेफ़्ट वेंट्रिकल वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जब वो रेस्ट के कंडीशन में होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। फिर है हमारा कि कौन कौन से मेथड हैं बीपी को मेज़र करने के लिए। तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें ऑसिलोस्कोप नामक डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑसिलोस्कोप देखिए ये है ऑसिलोस्कोप डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मीन प्रेशर को बताता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हमारे ब्रैकियल आर्टरी जो कि फोरआर्म में है, रेडियल भी हमारे हाथी में है, ठीक है, फीमोरल आर्टरी हमारे थाई में होते हैं, तो इसमें कैथेटर या फिर निडिल को इंसर्ट करते हैं और जैसे इंसर्ट करेंगे वैसे ही हमारा जो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल बीपी है 120/80, 120 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है 80। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीपी शो होने लग रहा है। ठीक है, वेव फॉर्म में, ये वेव फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो ऑसिलोस्कोप डिवाइस है जो कि वेव फॉर्म में हमारे आर्ट्रियल प्रेशर को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें हम लोग कैथेटर या नीडल को आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करके हम लोग ब्लड प्रेशर को लेते हैं। इसमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस इज अवेलेबल, बहुत तरह के यहाँ पर डिवाइस हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहला है मरकरी मैनोमीटर, दूसरा है एनेरॉयड मैनोमीटर और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। यानी हम लोग क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग नॉन इन्वेजिव मेथड भी बोलते हैं।
और डायरेक्ट मेथड को हम लोग इन्वेजिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं कि 3 मेथड होते हैं। पहला ऑस्कल्टेटरी मेथड है, दूसरा ऑसिलोमेट्री मेथड है और तीसरा पैल्पेटरी मेथड है। ऑस्कल्टेटरी मेथड जो है वो हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करके करते हैं। ये एक मैनुअल मेथड है जो कि नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखते होंगे कि वो जिसको आला कहते हैं स्टेथोस्कोप, वो पहले हाथ में कफ बांध देंगे। देखिए ये है, ठीक है। तो ये कफ है, इसको हाथ में बांध देंगे और इससे क्या होता है कि हम लोग इसके ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं और फिर क्या होता है कि स्टेथोस्कोप लगा के ब्रैकियल आर्टरी के पास फिर हम लोग फील करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑस्कल्टेटरी मेथड जिसमें स्टेथोस्कोप और स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये मैनुअल मेथड है। अब हमारा आता है ऑसिलोमेट्री मेथड जो कि अधिकतर बच्चों में यूज किया जाता है क्योंकि बच्चों का जो ये कोरोटकॉप साउंड है वो ऑडिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब मैं बता देती हूँ कि ये 3 मेथड हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड में, नॉन इन्वेजिव मेथड में आते हैं। पहला ऑस्कल्टेटरी है, दूसरा ऑसिलोमेट्री है और तीसरा पैल्पेटरी है। तो नॉन इन्वेजिव मेथड और एक हो गया इन्वेजिव, जिसे कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हैं, 1-2 डिफरेंस बता देती हूँ। तो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या होता है कि कैनुला को, ठीक है, कैनुला को इंसर्ट करते हैं हमारे आर्टरी में, ठीक है, आर्ट्रियल प्रेशर जानने के लिए। इसमें हमारे सर्जन या फिर एनेस्थीसिया वाले इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है इस काम में, वही करते हैं डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड में जो थोड़े कम भी मतलब उतने मतलब जो थोड़ा मतलब जान गए हैं कि कैसे बीपी लिया जाता है वो ले सकते हैं, लेस एक्सपर्टाइज की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कम कॉम्प्लिकेशन है इनडायरेक्ट मेथड में। और इसमें मैनुअली देख रहे हैं ना हम लोग, स्फिग्नोमैनोमीटर का स्टेथोस्कोप का यूज करके हम लोग बीपी ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉन इन्वेजिव मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड में कम एक्सपर्ट की मतलब लेस एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, यानी उतने हम लोग को इसमें महारत हासिल नहीं करनी है। अगर हम लोग 1 बार 2 बार ले लिए, अच्छे से उसको ध्यान से देख लिए तो हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेजिव यानी डायरेक्ट मेथड में सर्जन की ज़रूरत, सर्जन करते हैं या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करते हैं जो इसमें एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है इसे करने का, ठीक है। अब हमारा आता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, जो कि वेरी करता है सभी में। बच्चों में दूसरा होगा, एडल्ट में दूसरा होगा, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं उनमें दूसरा होगा। तो वो अगर नॉर्मल रेंज लें सिस्टोलिक प्रेशर का, वो है हमारा 100 to 140 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक है वो है 60 to 90 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स हैं जैसे हम लोग को बुखार हो गया, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी इसमें क्या होता है कि आर्टरी हार्ड हो जाता है, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल और फैट वगैरह डिपॉजिट हो गया तो वो क्या होता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, वहाँ पे वो बहुत ही हार्ड कठोर हो जाता है, ठीक है। तो वो अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। अब हमारा होता है कि एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही ठंडे में हम लोग एक्सपोज हो गए, बहुत ठंडा हो गया तो उस टाइम भी बीपी वेरी करता है, ठीक है। मोटापा है तो उससे भी बीपी वेरी करेगा। फिर हेमरेज क्या होता है कि रप्चरिंग ऑफ ब्लड रप्चर कर जाता है, यहाँ पे लो हिमाटोक्रीट हो गया, यानी हिमाटोक्रीट का अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो गया तब। एक्सटर्नल हीट, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बीपी को अफेक्ट करते हैं। फिर है हमारा कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ से हम लोग बीपी ले सकते हैं, तो वो हमारा अपर आर्म हो गया जहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है, सबसे कॉमन साइट है ब्रैकियल आर्टरी जहाँ से हम लोग बीपी लेते हैं, ठीक है। थाई हो गया, थाई के पास पॉप्लिटियल आर्टरी होता है। फोर आर्म में ही हमारा क्या होता है कि रेडियल आर्टरी होता है। और हमारे लेग में पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस नामक आर्टरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बीपी ले सकते हैं। फिर हमारा है कि हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन का कंडीशन है, ठीक है, और हम लोग को जानना है कि हाइपरटेंशन अगर एक बार बीपी नापे हम लोग, ठीक है, और हाइपरटेंशन आया तो उसको इंश्योर करने के लिए, उसको श्योर करने के लिए हम लोग को कम से कम 3 बार बीपी लेना होता है, तब हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है, यानी उसकी बीपी जो है वो नॉर्मल बीपी से ज़्यादा है। और हाइपोटेंशन में क्या होता है कि बीपी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक बार अगर बीपी नापे तो उससे हम लोग श्योर नहीं कर सकते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है, ठीक है।
ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम लोग हाइपरटेंशन का कारण जानते हैं कि क्यों हमारा बीपी बढ़ गया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जिसमें हम लोग का जो कारण है, मतलब क्यों हम लोग को हाइपरटेंशन, क्यों हमारा बीपी बढ़ गया, तो इसका कारण हम लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अब हमारा है कि हम लोग बीपी कैसे लेते हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पे कि अच्छे से इसको पहले बैठा दिया है, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है कि उसको पहले मतलब पूरा उसको बता दिया जाता है कैसे क्या करेंगे हम लोग, और आपको मतलब उससे पूछ लेता है, उसका पर्सनल जानकारी ले लेता है कि उसे कोई मतलब उसने कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं न किया है, या फिर कोई स्ट्रेस, या फिर कोई अभी बहुत वर्कआउट करके तो नहीं आया है। अगर वो ऐसा किया रहता है तो उससे कुछ टाइम देने के बाद फिर उसके बाद उसका बीपी लेते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसका बीपी कफ यहाँ नापी है, जहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी यहाँ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बीपी कफ नापी है, सॉरी बीपी कफ लगाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये स्टेथोस्कोप का ईयर पीस है, ये इसका चेस्ट पीस इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको लगाया जाता है, और चेस्ट पे हम लोग लगा के हार्ट बीट भी लेते हैं। देखो तो इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला होगा स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं। फिर कफ होता है जिसे हम लोग अपने आर्म में, हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। और स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जिसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा स्टेथोस्कोप है, ये चेस्ट पीस है, और ये हमारा ईयर पीस है, ठीक है। ये दोनों, ये इसका ट्यूबिंग है, और ये देखिए इसे बेल कहेंगे, इसे डायफ्राम कहेंगे, ये ब्रेस है, ठीक है। और ये दोनों जो है हमारा वो थोड़ा मेटल का होता है, और ये बाइन्यूरल्स है, ठीक है। अब क्या है प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले जो पेशेंट आया है जिसका बीपी नापना है हम लोग को, उसके आर्म से, उसके हाथ से, उसके जो बाँह है, बाजू है, वहाँ से हम लोग कपड़े को हटाएंगे, और फिर उससे बातचीत करके पता करेंगे कि उसने आधे घंटे पहले कोई नशीली चीज़ तो नहीं ली है, स्मोकिंग तो नहीं किया है। फिर क्या करते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो ठीक है, उसे हम लोग बैठाएंगे या फिर सुला देंगे, लिटा देंगे, या फिर अच्छे से एक पोजीशन में पहले उसका मतलब पोस्चर देखेंगे, अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद क्या होता है कि स्फिग्नोमैनोमीटर को उसके हार्ट के लेवल पे, यानी उसका मतलब हार्ट जानते हैं हम लोग लेफ़्ट साइड में होता है, उसका हम साइड भी जानते हैं, तो उसको उसके लेवल में स्फिग्नोमैनोमीटर को रखेंगे, और उसके हाथ को, यानी हम लोग जैसे प्लेज लेते हैं ना, फिर ओथ लेते हैं, शपथ लेने टाइम, प्रतिज्ञा लेने टाइम हाथ आगे करते हैं वैसे, तो वैसे ही हम लोग उसके हाथ को आगे करवा देंगे। और फिर क्या होता है कि बीपी कफ को उसके आर्म पे लगा देंगे, ठीक है। बीपी कफ लगाने का साइड कहाँ है, तो हमारे एल्बो जॉइंट यानी एंटी क्यूबिटल स्पेस जो है, वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग बीपी कफ को नापते हैं, सॉरी वो बांधते हैं, ठीक है, लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर एबव द एंटी क्यूबिटल स्पेस, ठीक है। ये भी हार्ट के लेवल पे ही होता है, ठीक है। अगर इस साइड से, अगर जैसे एंटी क्यूबिटल स्पेस है, ठीक है, उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है, और जहाँ उससे ऊपर नीचे होता है तो 0.8 mmHg का यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है, डिफ़र कर जाता है बीपी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम लोग इन्फ्लेट करेंगे, यानी रेडियल जो हमारा आर्टरी है उसको पेल्पेट होता, वो वहाँ पे पेल्पेट होगा। जब हम लोग कफ बांध देंगे तो वहाँ इन्फ्लेट करता है कफ पहले, ठीक है। फिर इन्फ्लेट करता है, वो कितना करेगा, लगभग 30 mmHg करता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि अब ब्रैकियल आर्टरी पेल्पेट होगा, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी पेल्पेट होता है तो क्या होता है कि स्टेथोस्कोप लेते हैं जो आला है, तो उसका ईयर पीस कान में लगाएं, और चेस्ट पीस जो होता है आगे का, उसे हम लोग ब्रैकियल आर्टरी के पास रखते हैं और फील करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि डिफ्लेट हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि ये जो पहला जो पल्स होता है, मतलब पहला जो साउंड है हम लोग को, तो वो हम लोग को सुनाई देगा। करोटकॉप साउंड यहाँ प्रोड्यूस होता है, तो कट कट का साउंड हम लोग को सुनाई देता है। तो जो पहला साउंड सुनाई देगा वहाँ से हम लोग देखेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर में कि पहला साउंड सुनाई दिया तो वो सिस्टोलिक हो गया, सिस्टोलिक रीडिंग में नोट कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ से वो बंद होता है, ठीक है, बंद हो गया मतलब थोड़ा हल्का हल्का सुनाई देने लगता है, मतलब धीरे होते जाता है, तो वहाँ से डायस्टोलिक रीडिंग आ जाता है,
ठीक है, जहाँ से वो साउंड बंद हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो हमारा डायस्टोलिक रीडिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ले लिए और फिर क्या होता है कि इसके बाद डिफ्लेट हो जाएगा कफ, तो उस कफ को हम लोग निकाल लेंगे अच्छे से नीटली और उसको रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, कम है ज़्यादा है जितना भी है, उसको हम लोग वाइटल साइन वाले शीट पर नोट कर लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उसके पहले रीडिंग से, प्रीवियस रीडिंग से, कि वो हाइपरटेंशन के कंडीशन में है या फिर नॉर्मल है या फिर हाइपोटेंशन के कंडीशन में है। इस तरह से अगर कोई बदलाव होता है उसके रिपोर्ट में तो उसको हम लोग देखते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि वो जो ये अब हम लोग स्टेथोस्कोप को क्लीन करके अच्छे से एंटीसेप्टिक स्वेब से और फिर क्या करते हैं, अच्छे से उसे रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा बीपी का टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।